अच्छा देखें, ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये मेटल और नॉन मेटल की प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की अलग होती है ना। अच्छा, तो मेटल क्या होता है? मेटल इज नोन टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और वो नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। दोनों का डोमेन अलग अलग है ना। मेटल का डोमेन है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और नॉन मेटल का डोमेन है गेन करना। दोनों अलग अलग चीज है ना, दोनों सेम नहीं है। मेटल और नॉन मेटल दोनों को डिफरेंट है। अब होता क्या है देखो, मेटल अब मेटल क्या कर रहा है? मेटल वो लूज कर रहा है, और नॉन मेटल गेन कर रहा है। सही। अब देखो क्या है, मेटल इज नोन टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल इज नोन टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी होगी कैसे? जो अपना अपना काम करेगा तो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है। जो अपना अपना काम करेगा वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। यानी कि अगर मेटल जितनी आसानी से लूज कर देगा ना, मेटल जितनी आसानी से लूज कर देगा वो उतना रिएक्टिव होगा। समझ आ रही है? मेटल जितनी आसानी से लूज कर देगा, मेटल उतना रिएक्टिव होगा। नॉन मेटल जितनी आसानी से गेन कर लेगा ना, वो उतना प्रोएक्टिव होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, इसके ये रिएक्टिविटी डिफाइन कैसे होती है? ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये क्या, ईज टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कितनी आसानी से लूज कर सकता है और कितनी आसानी से गेन करेगा। ईज टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन और ईज टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है। अब यहाँ पे मेटल आसानी से लूज कब करता है, नॉन मेटल आसानी से गेन क्यों करता है? देखो, सबसे पहले तो इनका कनेक्शन बनाओ, किससे कनेक्शन है। देखो यहाँ पे इनका लूज करने को क्या बोलते हैं? लूज करने को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सी, लूज करने को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और गेन करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब फिलहाल कोर्स में इसको बोल देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब गेन करना यानी अट्रैक्ट करना। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि लूज करना। ठीक है। और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं दोनों में यूज होंगे। देखो वही चीज है ना, मेटल लूज कर रहा है, लूज क्या कर रहा है, लूज करने को जो टर्म हमारे कोर्स में है वो आयनाइजेशन एनर्जी, और जो वो गेन करने की है वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो आप सबसे पहले तो देखोगे कि मेटल लूज वो कब करता है, कब आसानी से लूज करता है। तो हम हाइड्राइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ते थे कि जब साइज इंक्रीज होता है तो बहुत आसानी से वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करवा देता है। जैसे कि अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा हूँ उसके वैलेंस शेल में, अगर सामने वाले का साइज छोटा है, तो ये अगर अगर सामने वाले का साइज छोटा है, सामने वाले एटम का साइज छोटा है ना, तो इट मीन्स के वो आसानी, साइज बड़ा है तो यानी कि वो आसानी से लूज कर देगा। और साइज बड़ा वो कब होता है? जब हम ये प्रोडक्ट टेबल में नीचे आते हैं तो शेल्स ये ऐड होते हैं। जब प्रोडक्ट टेबल में नीचे आते हैं तो शेल हेड होते हैं। जब शेल ऐड होते हैं तो क्या होता है, शील्डिंग बढ़ती है तो साइज इंक्रीज होता है। तो क्या होता है, मेरी बहुत आसानी से वो लूज कर देता है, तो यानी कि मेरी रिएक्टिविटी वो बढ़ रही है ना, मेरी वो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सही। जितनी आसानी से वो लूज कर रहा है उतनी आसानी से मेरी रिएक्टिविटी वो बढ़ रही है। सही है। वो मेटल की, मेटल जितनी आसानी से अपना काम कर रहा है, रिएक्टिविटी। देखो आपको सीधा हाइनाइजेशन के ट्रेंड को बताना है। ठीक है। जितनी आसानी से लूज करेगा, इजी टू लूज द easier is the ease to lose electron, the higher will be the reactivity. Easier to lose electron, higher will be the reactivity. इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है, सेम, easier to gain electron, higher
विल बी दी रिएक्टिविटी। अब देखो दोनों का डोमेन अलग है, सिर्फ एक का फर्क है, गेन और लूज का। देखो और कोई डिफरेंस आ भी नहीं रहा, सिर्फ गेन और लूज का डिफरेंस आ रहा है आपके पास ना। अच्छा देखो इसी तरीके से फिर क्या होता है, अब जरा इसी की सेंस में आपको बताते हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेंस में, कि ये दोनों किस तरीके से को गवर्न करते हैं इन चीज़ों को ना। देखो अगर साइज बढ़ रहा है ना, अगर मैं देखूं तो देखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की सेंस में देखूं तो साइज अगर वो बढ़ रहा है, ठीक है, जाहिर सी बात है मैं डाउन द ग्रुप को बात करूंगा ना, ठीक है। अगर साइज बढ़ रहा है, मैं अगर डाउन द ग्रुप बात कर रहा हूँ, इन शॉर्ट ग्रुप में बात कर रहा हूँ ना, तो शेल इंक्रीजेस, शेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। शेल इंक्रीजेस, उसके साथ क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इंक्रीजेस, शील्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। शील्डिंग इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। अट्रैक्शन तो डिक्रीज हो रही है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। अब जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है यानी कि जो न्यूक्लियस लूजली कनेक्टेड है मेरे ये वैलेंस शेल से, तो क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियस वैलेंस शेल से लूजली कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है आयनाइजेशन कम चाहिए होगी, यानी ये बहुत आसानी से क्या करेगा, वो वैलेंस शेल से कोई भी जो है जो बाहर से अट्रैक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा ना, क्यों, क्योंकि मेरी अट्रैक्शन कम होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, जब वो आसानी से निकाल लेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। सही। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट मेरे पास क्या है, वो लिखने वाला मेन पॉइंट है रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक अगर बनाना चाहे रिलेशन आयनाइजेशन एनर्जी और एक्टिविटी का, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो कि देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी गिर रही है, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना। आयनाइजेशन एनर्जी गिर रही है, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी रिएक्टिविटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही। अच्छा देखो इसी तरीके से अगर मैं एक ग्रुप में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा डिफाइन, ग्रुप में क्या होता है। देखो अगर मैं ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट, ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं ना, अब द ग्रुप तो कभी भी नहीं बात करते अंटिल वो हमसे पूछ लेना, ठीक है। तो क्या होता है, नीचे आते हुए वही चीजें शेल इंक्रीज होता है, सेम चीज आएगी ना, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं आएगा। शेल इंक्रीज है, शील्डिंग बढ़ रही है, शील्डिंग बढ़ रहा है तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मैंने गलती कर दी, एक पॉइंट नहीं लिखा है, सो इट विल बी हार्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुश्किल हो गया ना इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्यों गेन करना मुश्किल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो फोर्स होती है जो कि खींचती है, जब वो फोर्स ही जो है वो कम हो गई,
तो फिर आप क्यों, आप आसानी से जो है वो गेन ही नहीं वो कर पाओगे। यहाँ पे मैंने गलती करी थी, मैंने रिएक्टिविटी की वे पहले लिख दिया था ना। सो इट विल बी इजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये आएगा क्योंकि अब आसान है इलेक्ट्रॉन लूज करना ना। ठीक है। अब आपका वो रिलेशन बनेगा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है आपकी। सही है, यहाँ पे आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो अब आसानी से वो गेन कर ही नहीं सकते। इट विल बी हार्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मेन पॉइंट आ गया मेरे पास, रिएक्टिविटी डिक्रीज क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज है। और आयनाइजेशन डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टिविटी इंक्रीज। अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं ऐसे देखूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी, क्योंकि एक का डिक्रीज एक का इंक्रीज बन रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to reactivity. ठीक है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है। इस तरीके से ये तो हो गया, मैंने ग्रुप में आप लोगों को ये बता दिया कि मेटल क्या होंगे और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगा। इसी तरीके से अगर हम पीरियड में देखें तो पीरियड में क्या फर्क पड़ना है। यहाँ पे आएगा ग्रुप, ग्रुप में बात कर रहे थे हम यहाँ पे, और हम नीचे बात करेंगे एक पीरियड में कि पीरियड में क्या फर्क पड़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या होगा। अब पीरियड में क्या होता है, पीरियड में उसी तरीके से लेके चलेंगे। पीरियड में होता क्या है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। सही है। न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, मेरा इंक्रीज होता है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मेरी शील्डिंग को तो कांस्टेंट होती है। शील्डिंग को तो हम कांस्टेंट रखते हैं ना। शील्डिंग तो ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है एक पीरियड में। शील्डिंग तो सेम रहती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। शील्डिंग क्या रहती है, हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अच्छा देखो इसी तरीके से फिर क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट है, न्यूक्लियर साइज बढ़ रहा है तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये नॉर्मली तो क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से पहले क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ती है, तभी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अट्रैक्शन बढ़ रही है। ठीक है। तो क्या होता है, मेरा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अब जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो अब देखो यहाँ पे वही हाइनाइजेशन एनर्जी वाला चक्कर है। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया तो अब ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस एटम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पहले क्या था कि अट्रैक्शन स्ट्रांग थी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। पहले क्या था, अट्रैक्शन स्ट्रांग थी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पे सॉरी, इससे पहले हम जब ग्रुप की बात करें तो वैलेंस अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वीक थी ना, तो बहुत आसानी से हम वो निकाल लेते बैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन वो निकाल लेते थे। ठीक है, रिमूव करा लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शील्डिंग कांस्टेंट है, तो अब अट्रैक्शन स्ट्रांग हो रही है ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज।
तो मेरा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रहा है? अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी अब मेरी बढ़ जाएगी ना। अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से ये बता दूं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग वहीं के वहीं कांस्टेंट है। सही है, लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है तो मेरा साइज क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। क्योंकि जो है न्यूक्लियस ज्यादा पावर से जो है वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, तो मेरी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मुझे हर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो अब जब मुझे ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी तो मेरी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली ये कनेक्टेड है। ठीक है, सो इट विल बी हार्डर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मेरे लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो गया है। तो मेरी रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है कि हम जाते हैं जब सबसे रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सोडियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्यूमिनियम की, उससे भी कम होगी। रीज़न क्या है, कि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा है ना, सॉरी साइज छोटा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर इसको मैं वो नॉन मेटल की साइंस में डिफाइन करूँ ना, कि नॉन मेटल में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको, तो कैसे होगा ये। इसमें भी ये पीरियड की बात करते हैं, नॉन मेटल में भी वही चक्कर होगा ना। डिफरेंस तो कुछ भी नहीं, क्या है इसमें भी वही है कि न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, दो ही चीजें आएंगी, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वही शील्डिंग कांस्टेंट है। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रही है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अब मैं बहुत आसानी से जो है, यानी कि अब यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। सही, तो इट विल बी easier टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इट विल बी easier टू गेन इलेक्ट्रॉन, रिएक्टिविटी क्या हो गई, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कैसे हुई है, इस तरीके से हुई है कि आपका पुल स्ट्रांग हो गया ना, साइज छोटा हो रहा है। तो इसमें ये तो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साइज छोटा हो तो पुल ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपकी फ्लोरीन की रिएक्टिविटी होगी, देन क्लोरीन की, उसके बाद फिर आपकी, सॉरी ये तो मैंने किया, सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन की रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद होगी आपके सल्फर की, फिर उसके बाद फास्फोरस की। ठीक है, मैंने पीरियड थ्री लिखी। इसमें मोटी मोटी जो बात है उसको जो है हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी, एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो मेरी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। मैंने कहा था ना, दोनों आपस में आयनाइजेशन एनर्जी और रिएक्टिविटी इनवर्स की रिलेशन में होते हैं। सही है, यानी कि जितनी आसानी से जितनी कम एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए, तो उतना ही वो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। और इसी तरीके से पीरियड में देखें तो जितना मुझे आ, यानी कि जितनी आसानी से मैं किसी चीज को अट्रैक्ट करूंगा ना, तो रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होता है ना कि मैं कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ, कितनी आसानी से अट्रैक्ट कर सकता हूँ, गेन करा सकता हूँ, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सही। ये था मेरा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप इस तरीके से भी बता सकते हैं ग्रुप में और पीरियड में। सही।